नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा की जाएगी हमारा अतीत भाग 1 कक्षा 6 का इतिहास, यानी ही उसका अध्याय नंबर 8 खुशहाल गांव व समृद्ध शहर। इसके विषय में भाग 1 में हम चर्चा कर चुके हैं। हमने देखा था कि किस प्रकार से लोहे का उपयोग हुआ था और किस प्रकार से संगम साहित्य यहाँ पर रचा गया था। साथ ही साथ हमने देखा था कि किस प्रकार से उस समय के जो विदेशी यात्री थे, यात्रा पर आए थे, उन्होंने अपना वर्णन किया है। उसके साथ साथ हमने अन्य चीज़ों के बारे में वहाँ पर देखा था। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि किस प्रकार से वहाँ पर सिक्के होते थे और आहत सिक्के किन्हें कहा जाता है। साथ ही साथ आगे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अनेक पाठों पर आधारित, एनसीईआरटी पाठों पर आधारित चर्चाएं की जाती हैं। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं कि आपके कक्षा या आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एनसीईआरटी आधारित ये चर्चाएं बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। और कक्षा 6 वालों का यह पाठ है, अध्याय नंबर 8 है, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। पाठ का शीर्षक है, इस पर हम चर्चा करेंगे, बड़ी आसानी से करेंगे। निश्चित तौर पर जब आप इन चर्चाओं को सुनेंगे तो साथ में आप जब अभ्यास प्रश्नों को करेंगे तो बड़ी आसानी से आप उन प्रश्न उत्तरों को कर ले जाएंगे। आइए चर्चा शुरू करते हैं कि क्या है आहत सिक्के। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे, मतलब वो किसी भी आकार के हो सकते थे, आयताकार या वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों में कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह, ठप्पे बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत होते थे। मतलब हाथ से ठप्पे लगाने के कारण इन्हें क्या कहा जाता था? आहत सिक्के कहा जाता था, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप में लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं। ईसा की प्रारंभिक सदियों तक इनका प्रचलन रहा। ये प्रचलन में रहे। ये आहत सिक्के यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, हाथ से ठोक पीट कर बनाए जाते थे। हाथ से ही इन पर मुहर लगाई जाती थी, मतलब इनकी पहचान बनाई जाती थी, इसलिए इन्हें आहत सिक्के कहते हैं। प्रारंभिक सिक्के भी थे। अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय इतिहास के प्रारंभिक सिक्कों को किस नाम से जाना जाता है, भारतीय इतिहास के प्रारंभिक सिक्कों को आहत सिक्कों के नाम से जाना जाता है। आइए देखें सिक्कों के विषय में यहाँ पर क्या दिया है। पृष्ठ 82 पर दी गई कहानी में तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। अभी हमने जो देखा है कि गरीब युवक ने बिल्कुल किस तरीके से अपनी स्थिति को सुधार लिया था। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। इनका चित्र नीचे दिए गए चांदी तथा तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। विभिन्न जो चांदी और तांबे के जो सिक्के होते थे उन पर हाथ से मुहर लगाई जाती थी और हाथ से ही ठोक पीट कर बनाया जाता था, इसीलिए इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था, आहत सिक्के कहलाते थे। और उसके बाद हम देखें विनिमय के अन्य साधन कि उस समय विनिमय कैसे होता था। विनिमय मतलब एक चीज़ को दूसरे चीज़ से लेना। जैसे आजकल हम विनिमय का साधन रुपया, पैसा, सिक्का मानते हैं, उस समय क्या विनिमय के साधन थे। संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ो। खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी सी सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट न जाए शहरों से नमक के सौदागरों के, यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। नमक वहाँ से अगर आ रहा है तो उसके बदले धान है, गेहूँ है, ये सब चीज़ें खरीदी जाती होगी। ये इस कविता से आप समझ पा रहे होंगे कि नमक के जब धान की गाड़ियाँ लादे जा रहे थे,
नमक के लिए तो लंबे लंबे रास्ते में बिल्कुल देखो कि नमक बिल्कुल चांदनी की तरह दिख रहा था, बिल्कुल उजाला ही उजाला वहाँ पर दिख रहा था। ये यहाँ पर बताया गया है कि समुद्र के किनारे नमक का उत्पादन ज़्यादा होता है। आइए आगे चर्चा शुरू करते हैं। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र, क्या क्या गतिविधियां नगरों में हुआ करती थी उसके विषय में संक्षेप में जानेंगे। अक्सर नगर कई कारणों के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मथुरा नगर मानचित्र 7 पृष्ठ 105 में देखोगे आप। अगर आपके पास अभी किताब है तो देख सकते हैं। यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो प्रमुख मुख्य रास्तों पर स्थित था। मथुरा नगर आप देख सकते हैं यातायात और व्यापार के लिए एक प्रमुख नगर था। बीच में पड़ता था रास्ता था। यहाँ से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरी दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। अनेक मंदिर थे यहाँ पर। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तिकला का केंद्र था। आप कह सकते हैं कि जो प्राचीन काल में मूर्तिकला का केंद्र था उनमें से एक मथुरा भी था। मथुरा मूर्तिकला का बेहतरीन केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में तुमने अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र रहा। यहाँ बौद्ध विहार, जैन विहार, यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। कई चीज़ें था। हिंदुओं के अनेक कृष्ण भगवान के मंदिर यहाँ पर हैं, बौद्धों के विहार हैं, जैनों के मंदिर हैं, और साथ ही साथ व्यापार के लिए यह एक प्रमुख केंद्र था, क्योंकि यहीं से उत्तर पश्चिम को रास्ता जाता था, और साथ ही साथ उत्तर से दक्षिण के लिए भी यहाँ जाया जाता था। इस प्रकार से मतलब मथुरा की यहाँ पर महत्ता बढ़ती है। आइए चर्चा आगे बढ़ाते हुए हम देखें कि क्या और मथुरा में था। मथुरा में प्रशस्त खंडू तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिलते हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा रानी, अधिकांश व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। देखिए इन लोगों ने भी यहाँ पर दान किया है, तभी इनका उल्लेख मिलता होगा। निश्चित तौर पर सुनार हैं, लोहार हैं, बुनकर हैं, टोकरी बुनने वाले हैं, माला बनाने वाले हैं, इन सब का उल्लेख यहाँ पर मथुरा के छोटे छोटे अभिलेखों में मिलता है। ये प्रश्न है, प्रश्न को हम फिर चर्चा करेंगे। देखें शिल्प तथा शिल्पकार उस समय के क्या शिल्प थे और किस प्रकार से शिल्पकार काम किया करते थे। उससे पहले हम देखें उत्तरी काले चमके पात्र, इसको समझ लें। NBPW ये कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र थे। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टी पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर पतली काली लेप भी लगाई जाती थी, जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करती थी। शिल्पकारों के विषय में यहाँ पर देखें हम, यह हमने देखा उत्तरी काले चमकीले पात्र NBPW के विषय में। साथ में हम अब देखें शिल्पकारों के विषय में। पूरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इसमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं उनमें पॉलिश भी की गई है। उन्हें क्या कहलाता है, वो क्या कहलाते हैं, उत्तरी काले चमकीले पात्र कहलाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों में पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रमुख केंद्र थे। प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्राचीन काल में कपड़ों के प्रमुख केंद्र कौन से थे। कपड़ों के प्रमुख केंद्र
उत्तर में तो देखें वाराणसी और दक्षिण में देखें मदुरै इसके प्रमुख केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि श्रेणी किसे कहा जाता है। अब वहाँ पर हम देखेंगे कि क्या जो इसका उत्तर है, श्रेणी कुछ भी नहीं है। व्यापारी या शिल्पकारों के समूह को क्या कहा जाता था? श्रेणी कहा जाता था। व्यापारी या शिल्पकारों के संघ को क्या कहते थे? श्रेणी कहते थे। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना, जबकि व्यापारियों की श्रेणियों का व्यापार संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में भी काम करती थी, जहां लोग पैसा जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उसे लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने को लौटा दिया जाता था, फिर मठ आदि धार्मिक स्थानों को दिया जाता था। सूत काटने और बुनने के नियम क्या थे, इसके विषय में संक्षिप्त में जाने कि यहाँ पर एक उदाहरण लिया गया है। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 7 में हमने अर्थशास्त्र का उल्लेख दिखा था, जिसकी रचना चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री आचार्य कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त यानी चाणक्य ने की थी। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ और सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम असक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धा वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेवकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता था। इन्हें इसके काम के लिए के काम और गुणवत्ता के अनुसार परिश्रम देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकालने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती है और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं, उन्हें अपना माल कारखानों तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें परिश्रम मिलता था। देखिए, कुछ तो बिल्कुल अंदर ही काम करते थे, जिन्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। वह अंदर ही माल मंगा करके अपना काम करते थे, जबकि कुछ लोग उस माल को आगे बढ़ाते थे, कारखाने से उस माल को आगे ले जाते थे। इस समय माल को अच्छी तरह जानने के लिए रोशनी रहती थी। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता या इधर उधर की बातें करता तो उसे सजा मिलनी चाहिए। ये उस समय का नियम था। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता था। निश्चित तौर पर काम न करने के एवज में अंगूठा काटा जाना आज के हिसाब से तो बिल्कुल गलत सा महसूस होता है, क्योंकि आप कुछ और सज़ा दे सकते हैं। अगर आप अंगूठा ही काट लेंगे तो निश्चित तौर पर ज़िंदगी भर के लिए उसकी रफ्तार तो क्या काम करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और बिना अंगूठे के मनुष्य या स्त्री या पुरुष जो भी हो, बिल्कुल काफ़ी मुश्किल भरा जीवन उसका हो सकता है। आगे देखें सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडु के विषय में यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी दी गई है। पृष्ठ 105 में अरिकामेडु पुडुचेरी में ढूंढो। पुडुचेरी या नहीं पांडिचेरी जिसे कहते थे, वर्तमान में पुडुचेरी। अरिकामेडु वहाँ पर है। पृष्ठ 28 में रोम के बारे में दी जानकारी को पढ़ो। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। पत्तन मतलब बंदरगाह था। अरिकामेडु में क्या था? एक बंदरगाह था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों उनसे सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में एक एम्फोरा जैसा पात्र मिले हैं जिसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इसमें दोनों तरफ पकड़ने के लिए हत्थे लगे थे। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इसे इटली के शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इटली में एक शहर है एरेटाइन। संभवतः यह इटली से भी आया हो या कुछ भी रहा हो उस समय।
तो इसे एरेटाइन नाम इटली के शहर पर दिया गया है। इस पात्र को इसे मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यही बनाए गए थे। यहाँ रोमन लैप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। मतलब रोमन लैप मतलब जो चीज़ें रोम में बनती थी, हो सकता है वो अपने हिंदुस्तान में या भारत में भी बनती होगी। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के मन के बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। आप देखिए, अभिलेखित मिट्टी के बर्तन, कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इस लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख कहा जाता है। आगे हम देखें अन्यत्र, यहाँ पर दिया गया है मानचित्र 6 पेज 76 में। पिछले पाठों में आपने देखा था यूरोप का सबसे पुराने शहरों में एक क्या है, रोम है। और देख लीजिए किस प्रकार से सबसे पुराना शहर बिल्कुल सजा हुआ है, कितना बेहतरीन उस समय बना हुआ है। और इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान में शहर बसे। लगभग 1000 ईस्वी पूर्व, आज से 3000 साल पहले। 1000 ईस्वी पूर्व कहने का मतलब है आज से लगभग 3000 साल से पहले यहाँ पर ये शहर बसा था। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी थी। यह यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक साम्राज्य था। रोम का साम्राज्य देखें आप तो एक ही महाद्वीप में न होकर यूरोप में है, उत्तरी अफ्रीका में है, पश्चिमी एशिया में है। इसका साम्राज्य यहाँ तक फैला था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक ऑगस्टस करीब 2000 साल पहले, मतलब ईस्वी के आसपास इनका, ईसा मसीह के आसपास इनका जन्म हुआ था। उन्होंने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनाया है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसने कहा कि रोम ईंटों का शहर था, मैंने उसे संगमरमर का बनाया है। यह कहा था रोम के शासक ऑगस्टस ने। संगमरमर का बनाया ऑगस्टस, और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। ऑगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल, एम्फी थिएटर बनवाए। इसके चारों तरफ दर्शक के बैठने की सीढ़ीनुमा जगह होती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए जहाँ स्त्री पुरुष अलग अलग समय पर निर्धारित आ सकते थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु, एक्वाइडक्ट के जरिए शहर में स्नानागारों, फव्वारों और गुसल खानों के लिए पानी लाया जाता था। ये सब बातें आज से लगभग 2000 साल पहले की बातें थी। निश्चित तौर पर आप लोग इन चर्चा को समझ पाए होंगे। आप लोग यूं ही हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।